मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। 1962 में भारत और चीन के बीच लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में हम सभी जानते हैं कि भारत की सेना ने बड़ी बहादुरी के साथ संघर्ष किया था, लड़ी थी। युद्ध का जो भी फैसला हुआ हो, लेकिन भारत की सेना की बहादुरी को सभी सलाम करते रहे, उनके बलिदान को अभी तक हम याद करते हैं। उस अवसर पर लता मंगेशकर ने गीत गाया था और पंडित नेहरू बैठे हुए थे। ऐ मेरे वतन के लोगों, उस गीत की एक पंक्ति है, जब देश में थी दिवाली वे खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वे झेल रहे थे गोली। इस पंक्ति को सुनने के बाद कहते हैं पंडित नेहरू इतने भाव विह्वल हो गए कि वे रोने लगे थे। ऐसी ही कुछ घटना होते होते आप कह सकते हैं कि रैट माइनर्स की कृपा से और विज्ञान की कृपा से बच गई। मेरा इशारा सिलक्यारा टनल में फंसे हुए उन 41 मजदूर लोगों से है जो सीमा पर तो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जो राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हुए थे। और जिस दिन 12 नवंबर को यह देश दिवाली मना रहा था, दिए जला रहे थे सब लोग खुशी के मारे, राजा से लेकर रंग तक जगह जगह खुशियां मना रहे थे। यहां तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसके पहले की घटनाएं दर्ज हो रही थी। ये हमारे 41 राष्ट्र निर्माता, देश का निर्माण करने वाले, 62 में तो फौजी थे, लेकिन ये सिविलियंस थे जो फौज की तरह उनके हाथों में बंदूकें नहीं थी, लेकिन उनके हाथों में गैंते थे, उनके हाथों में फावड़े थे, उनके हाथों के हुनर से वो टनल बनाया जा रहा था। लेकिन वो टनल मलबा गिर गया और 4.5 किलोमीटर लंबी टनल बननी है, इन अधूरी टनल में वे फंस गए। कहते हैं 60 मीटर की दूरी पर वो थे और वे फंस गए। लेकिन 17 दिनों की जद्दोजहद, कभी आशा कभी निराशा। उनके घर के लोगों के बारे में सोचिए। जिस रात दिवाली के दिए जल रहे होंगे, पटाखे फोड़े जा रहे होंगे, उन घरों में मातम छाया होगा, क्योंकि इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी कि हो क्या रहा है। और उन मजदूरों के जीवन को सलाम कीजिए जिनको पता नहीं था कि उनको बचाने की जद्दोजहद कैसे की जा रही है, कौन लोग हैं जो कर रहे हैं। ये सही है कि सरकार की सारी एजेंसियां ससमय आ गई, लेकिन जैसा कि अंधों का हाथी होता है, किसी को पता नहीं चल रहा था कि निकालने का क्या तरीका हो सकता है। अमेरिका से कोई विशेषज्ञ आए थे, अन्य बहुत सारी एजेंसियों के विशेषज्ञ आए थे, और सबने जितनी उनकी क्षमता हो सकती थी, जितनी उनकी कुव्वत थी, जितना उनका ज्ञान था, उसके आधार पर इन 41 जाबाजों को बचाने की कोशिश की। लेकिन इन जाबाजों को कुछ नहीं मालूम था। आज अखबार में मैंने खबर देखी कि वे उस समय तक, जब तक कि उनके यहाँ ठीक से भोजन पहुंचना शुरू नहीं हुआ, वे पत्थरों से रिसते हुए पानी को पीते रहे। जो उनके पास चूड़ा था, उस चूड़ा को खाते रहे। जो बिहार के लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, वो चूड़े के महत्व को समझते हैं। चूड़े पर जिंदा रहने वाले लोग रहते हैं, सत्तू खा करके जिंदा रहने वाले लोग रहते हैं इन इलाकों में, इस बात को समझते हैं। और उन्हें जब पका हुआ खाना नसीब हुआ तो उन्हें लगा, उनके सामने रोशनी फैली कि शायद उन्हें बचाने की जद्दोजहद हो रही है और वे सकुशल निकल सकेंगे। लेकिन विज्ञान की ओर से टनल बोरिंग मशीन लाई गई थी और उस पर काम शुरू हुआ, उस पर पाइप डाला जाने लगा। कभी लगता था, अगर आप उस समय भारत की मीडिया को देखते, कि बस पल भर में वो निकल जाएंगे, और फिर सहसा अंधेरा छा जाता था कि मशीन में समस्या आ गई है। जब ऐसा महसूस हुआ कि मशीन बेकार हो गई, विज्ञान का ये जो काम है वह आधा अधूरा रह गया, 10 मीटर या 12 मीटर या 16 मीटर मलबा बचा हुआ था, और शायद जैसा कि अखबारों में खबर है, ऊपर से भी वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई थी। देवदूत की तरह
रैट ट्रैप माइनर्स को रॉकवेल इंटरप्राइजेस से बुलाया गया। उस व्यक्ति को सलाम किया जाना चाहिए जिन्होंने यह राय दी कि रैट होल माइनिंग भले ही इलीगल हो, लेकिन ये माइनर्स जीवट वाले लोग हैं, स्किल वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। और ये कौन थे ये रैट होल माइनर्स? अधिकांश अगर आप नाम पढ़ेंगे जो क्विंट में निकला है, हालांकि अगर सोशल मीडिया पर आप देखेंगे इनके नाम की जानकारी लोगों को नहीं है। अलग अलग तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन क्विंट में इनके नाम निकले हैं। और रॉकवेल इंटरप्राइजेज जिसके साथ ये काम करते थे, इनका काम क्या था? सीवर की सफाई, पाइपलाइन की सफाई। लेकिन ये बेसिकली रैट होल माइनिंग के जानकार लोग थे। मैं इनका नाम पढ़ देता हूं जो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि किस कम्युनिटी, किस बैकग्राउंड के लोग रहे होंगे। ये 12 लोग थे। इनके नाम हैं फिरोज़ कुरैशी, मुन्ना कुरैशी, राशिद, इरशाद, नसीम, मोनू, नसीर, अंकुर, जतिन, सौरभ, वकील हसन और देवेंद्र। या तो मुस्लिम समुदाय के थे या दलित थे। मुस्लिम और दलितों ने मिल करके हमारे इन जाबाज 41 मजदूरों को, साथियों को सकुशल वापस निकाल दिया। 26 घंटे तक लगातार अनथके काम करते रहे। इनके जज्बे को भी देश को सलाम करना चाहिए, लेकिन शायद इनके नाम भुला दिए जाएंगे। इनके नाम उस तरीके से नहीं आ रहे होंगे जिस तरह के नाम हमारे राजनेताओं के आ रहे हैं। राजनेताओं ने भी काफ़ी मेहनत किया, उन्होंने सारी एजेंसियों को वहाँ पर लगाया, लेकिन इन जाबाजों ने जो काम कर दिखलाया वो काम अद्भुत रहा। 26 घंटे अनथके मैनुअली मलबों को काटना, उनको हटाना और उसमें पाइप डालना और फिर इन मजदूरों को बाहर निकालना। एनडीआरएफ के जवानों ने जबरदस्त ढंग से काम किया। आर्मी के भी हमारे जवान आए हुए थे। तमाम एजेंसियां वहाँ पे मौजूद थी। सबको सलाम किया जाना चाहिए। खैर, मैं जो बात करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ, इसके अलावा वो यह है कि अभी तो श्रेय लेने की होड़ मचेगी, कुछ समय तक मचेगी होड़ कि किसके वजह से मजदूर निकाले गए। लेकिन यह बात भुला नहीं दी जानी चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। विकास से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, मैंने अपने पहले कार्यक्रम में कहा था। लेकिन जब हिमालय में आप टनल बनाते हैं, जब सड़कें बनाते हैं, जब विकास के काम करते हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, तो हमें हिमालय को समझना पड़ेगा। जोन 5 में जो भूकंप के जोन 5 में जो इलाका है, उसकी फ्रेजिलिटी को समझना पड़ेगा, उसके जोखिम को समझना पड़ेगा। हिमालय अभी तो बन रहा है, प्रक्रिया में बन रहा है। जो जिसको हम कहते हैं कि जो इंडियन प्लेट टकरा रही है यूरेशियन प्लेट के साथ, उससे हिमालय बन रहा है, उसे हमें समझना पड़ेगा। जोशीमठ में भूमि धसान की घटनाएं घटी और इतनी बड़ी परियोजना चल रही है, तो हमें भूल नहीं जाना चाहिए इस क्रेडिट लेने की होड़ में, और इस होड़ में कि ये बचाने वाले ईश्वर थे, स्थानीय देवी देवता थे, विज्ञान था या कौन था, वे मजदूर बच करके आ गए। हमें अब सोचना चाहिए कि अगर इस परियोजना को आगे बढ़ाना है तो कौन कौन से जोखिम इसके हैं, और उन जोखिमों की पहचान करके उनसे निपटने का कौन सा प्रयास स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के माध्यम से, चाहे टनल हो चाहे आगे बनने वाली सड़क हो, उसमें करने की जरूरत पड़ेगी। इतना बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो गया है जो भविष्य में भी हो सकता है। सेंडई में 2015 में एक विश्व कॉन्फ्रेंस हुआ था, 3rd वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। उसमें बात आई थी कि विभिन्न आपदाओं में इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं, ह्यूमन लॉसेज होते हैं, यानी मनुष्य की भी मृत्यु होती है, घायल होते हैं, और आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ करता है। इसको कम करने की आवश्यकता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि उन जोखिमों की पहचान की जाए जो जोखिम इस तरह के कार्य को, इस तरह की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आते हैं। इतना तो तय हो गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई प्लान पहले से नहीं था। हम लोग अखबारों में देख रहे थे प्लान ए, प्लान बी, ये सारा कुछ एड हॉक ढंग से उस समय की परिस्थिति को देखते हुए जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, बना रहे थे। लेकिन जो बनाने वाली कंपनी है, जो डीपीआर जिन्होंने बनाया था, उनके पास ऐसा कोई प्लान हो, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है।
अगर होता तो इतनी देर नहीं लगती, 17 दिन नहीं लगते। अगर ऐसा होता तो सबको पता होता कि टनल मशीनों की सीमा कितनी है, सबको पता होता कि रेट होल माइनिंग जो इलीगल है क्या उसको इम्प्लाई करने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और उसके बाद अगर डिजास्टर हो जाए उसके मैनेजमेंट के बारे में कोई प्लान मुकम्मल तौर से नहीं था। और अभी तो टनल पूरा तैयार भी नहीं हुआ है। अभी तो सड़क जो 4 धाम यात्रा के अंतर्गत बन रही है, जो जमुनोत्री से उत्तरकाशी मुख्यालय को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, वही पूरी नहीं हुई है। टनल ही पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। इसलिए ऐसा नहीं हो कि दिस कैकोफनी ऑफ टेकिंग क्रेडिट कि किसने बचाया, कैसे बचाया, कौन रात भर जगा, कौन नहीं जगा, या किसने मॉनिटरिंग कहां से की, इन सब के बीच में, शोर के बीच में ऐसा नहीं हो कि परियोजना फिर शुरू कर दी जाए और अपने पुराने डीपीआर के आधार पर शुरू कर दी जाए। मैं कहने के लिए इसलिए बैठा हूं कि जो जोखिम है उसको पहचानिए। निर्माण के समय ही ये चीजें हो गई हैं। इसको कहते हैं कि मक्षिकापात, जिसको कहते हैं कि पहले ही मक्षिकापात हो गया। इससे सीखिए, ये सबक दे रहा है। अगर टनल बन के तैयार हो जाए और वहां पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो कैसे उसे निपटेंगे, क्या उसके लिए हमारी तैयारियां हैं? बहुत सारे जो टनल के विशेषज्ञ हैं जिन्होंने टनल का निर्माण किया है, बहुत जगहों पे जम्मू कश्मीर तक में टनल के निर्माण हुए हैं। जवाहर टनल मशहूर है, साउथ में टनल के निर्माण हुए हैं। कोंकण रेलवे के बनाते समय टनल का निर्माण हुआ है। ये विशेषज्ञ कह रहे हैं कि स्केप रूट होता है, ताकि यदि मुख्य टनल में कुछ हो जाए स्केप करने की संभावना हो। कितने कितने किलोमीटर या मीटर पे स्केप रूट होता है, ये सारी बातें हमारे पास है, विशेषज्ञता है, दुनिया भर में विशेषज्ञता है। मुझे लगता है कि अब जरूरत इस बात की है कि दुनिया भर के विशेषज्ञों को, भारत के विशेषज्ञों को, जियोलॉजी जानने वाले लोगों को, हिमालय के बारे में स्टडी करने वाले लोगों को, जानकारी रखने वाले लोगों को बुला करके बातचीत करके और उसके डीपीआर को दोबारा देखने की आवश्यकता है। एक तो निर्माण में जो जो जोखिम है उस जोखिम का कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे जो जोखिम मूर्त रूप हो जाए, जोखिम को कम करने का क्या प्रयास करेंगे। क्योंकि जोखिम की पहचान अब तो हो गई। पहचान जब हो गई तो हम जानते हैं कि उसको न्यून करने के लिए क्या करना होगा। यदि इन्वेस्टमेंट करना हो तो इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जोखिम के न्यूनीकरण पर तो फिर बात बनेगी नहीं। और फिर मैनेजमेंट का प्लान भी तैयार रखना पड़ेगा, ताकि अगर बनने के बाद भी कुछ हादसे होते हैं तो हम तुरंत, हमें मालूम हो कि हमें क्या क्या कब कब करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, एसओपी क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसका क्या होगा, कौन करेगा, हु विल डू व्हेन व्हाट, ये सारी बातें बिल्कुल तय होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि लगे कि साहब डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में भारत की एक छवि बनी है दुनिया के स्तर पर, एनडीआरएफ बना है, एनडीएमए है, स्टेट्स में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत सारा काम हुआ है जो पहले नहीं था, उस तरह से सुगठित व्यवस्था नहीं थी। जब एक्ट बना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसमें सारी सुगठित व्यवस्था की गई है। कोऑपरेशन की बात है, इवन ग्लोबल कोऑपरेशन की बात भी हम लोग लगातार कहते रहते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के मामले में। सेंडई में तो कहा गया था कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के मामले में रीजनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये तमाम होना चाहिए, एक दूसरे के अनुभवों से सीखना चाहिए। मेरा कहना ये है मित्रों कि इस घटना से सबक लेकर, इस दुर्घटना से सबक लेकर, इस आपदा से सबक लेकर कि भविष्य में कोई दिया बुझने न पाए, कोई चिराग बुझने न पाए, कोई नुकसान नहीं हो पाए, यात्रा निरापद हो, आपदाएं नहीं हमें प्रभावित कर सकें, इसकी व्यवस्था करनी होगी। और मैं आशा करता हूं कि देश के स्तर पर यह बात जोर पकड़ेगी कि जो भी परियोजनाएं तैयार करें उसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रावधानों का समावेश, आपदा प्रबंधन का समावेश, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का समावेश हर हाल में होना चाहिए। इसके बारे में प्रविधि यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, अनुभव उपलब्ध हैं, विशेषज्ञता उपलब्ध है, हमारे देश में भी और देश के बाहर भी, सभी को मिला करके करना चाहिए। लेकिन ये भी देख लेना चाहिए कि उस परियोजना की संभाव्यता क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। यह नहीं कि
बस चूंकि कोई चीज़ करनी है, क्यों करनी है, क्या उसके करने में जो जोखिम है, उस जोखिम को दूर करने, उस जोखिम को कम करने का प्रयास हमने किया है या नहीं किया है, और नहीं किया है तो करें। जितनी परियोजनाएं बड़ी बड़ी हैं, इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए, आपदाओं का ध्यान रखते हुए, हमें उन परियोजनाओं के सूत्रण से लेकर के कार्यान्वयन, इसके बाद प्रबंधन, ऑपरेशन, इन सभी में सोचना होगा। तो मित्रों, इस सिलक्यारा की घटना से यही सबक लेना कि अब दोबारा कोई सिलक्यारा नहीं हो, दोबारा कोई चिराग बुझते बुझते की स्थिति में नहीं पहुंचे। चिराग बुझ भी सकते थे उन घरों के, नहीं पहुंचे। इसलिए इंटीग्रेट करना चाहिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को इन बड़ी परियोजनाओं से। मित्रों, मुझे आपसे यही कहना था। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।